नमस्कार साथियों। तो आज हमारी जो क्लास है वो है दिष्ट धारा मशीन की भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 में डीसी मशीन की संरचनाओं के कुछ भाग पढ़ लिए थे। इस भाग 2 में हम सबसे पहले देखेंगे डीसी मशीन की संरचनाओं में कम्यूटेटर के बारे में। तो कम्यूटेटर जो होता है उसको सबसे पहले इसका हम हिंदी नेम देखते हैं। तो कम्यूटेटर को हम हिंदी में दिक् परिवर्तन कहते हैं। दिक् परिवर्तक, इसे हम हिंदी में दिक् परिवर्तक कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसको हम जनित्र तथा मोटर दोनों में उपयोग में लेते हैं। तो इसमें हम जनित्र में देखते हैं सबसे पहले। तो जनित्र में जो कम्यूटेटर का कार्य होता है वो एसी को डीसी में बदलना होता है। एसी को डीसी में बदलना किसका कार्य होता है? कम्यूटेटर है। किस उपकरण में? जनित्र में। अब देखते हैं हम मोटर में। तो मोटर में जो कम्यूटेटर का कार्य होता है वो डीसी को एसी में बदलना होता है। डीसी को एसी में बदलना, ये किसका कार्य होता है? ये भी कम्यूटेटर का होता है। और ये किस में होता है? मोटर में होता है। तो ये दोनों कम्यूटेटर ये कार्य करता है एसी को डीसी में बदलना व डीसी को एसी में बदलना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट बिंदु वो आता है हमारा आउटपुट लेने की विधियों के बारे में। आउटपुट लेने की विधियां। तो आउटपुट लेने की विधियों से अर्थ है हम जो विद्युत सप्लाई लेंगे। अब बात करते हैं हम डीसी मशीन को पढ़ रहे हैं। तो डीसी मशीन अर्थात मोटर, तो हम मोटर को तो हम विद्युत ऊर्जा देंगे, तो हम आउटपुट लेंगे क्यों? तो यहाँ पे हम डीसी मशीन पढ़ रहे हैं जिसमें डीसी जनित्र और डीसी मोटर दोनों आ जाते हैं। उनकी संरचनाएं समान होती है, इसलिए हम डीसी मशीन को एक चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं। तो डीसी मशीन में हम डीसी जनित्र में जो आउटपुट लेते हैं उसको आउटपुट लेने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो आउटपुट लेने की इसमें दो विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ। सबसे पहली जो विधि है वो है कम्यूटेटर द्वारा, अर्थात हम कम्यूटेटर से आउटपुट ले लेते हैं, अर्थात सप्लाई डीसी हम सप्लाई उससे प्राप्त कर लेते हैं। जनित्र जो भी डीसी जनित्र जो डीसी सप्लाई उत्पन्न करता है उसे हम कम्यूटेटर द्वारा ले लेते हैं। तो एक है कम्यूटेटर विधि और एक है स्लिप रिंग विधि। इसे हम स्लिप रिंग की सहायता से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटर विधि और स्लिप रिंग विधि के बारे में ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कम्यूटेटर विधि के बारे में। तो कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी मशीनों के लिए प्रयुक्त होती है। डीसी मशीनों में प्रयुक्त। और कम्यूटेटर की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है कि इसमें एक प्रकार चकती होती है जो दो भागों में बटी होती है। एक भाग पॉजिटिव होता है और एक भाग नेगेटिव। और इसके मध्य जो पदार्थ भरा होता है बीच में मध्य में वो होता है अभ्रक, जिसे हम माइका भी कहते हैं। माइका या अभ्रक। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कम्यूटेटर में अचालक के रूप में उपयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है माइका या अभ्रक, जो इन प्लस व माइनस को हम इससे अलग करके रखते हैं। अब जो ये चकती जो होती है ये क्या होती है? चकती। अब ये किसकी बनी होती है? तो एक तरह से कम्यूटेटर किसका बना होता है या चकती किसका बनी होती है? एक प्रकार से हम कम्यूटेटर किसका बना होता है ये भी कह सकते हैं। तो कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, अर्थात कठोर कर्षित तांबे से। तो कठोर कर्षित तांबे से निर्मित। कठोर कर्षित तांबे से निर्मित, इसे हम हार्ड ड्रॉन कॉपर कहते हैं। हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो आप इंग्लिश और हिंदी नेम दोनों याद रखें, जिससे आपको परीक्षा में कोई सा भी दे दे
इंग्लिश में भी या हिंदी में भी, जो दोनों में से आप कर सकें। तो कम्यूटेटर जो बना होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे जो मिलने वाला जो आउटपुट होता है वो रेक्टिफायर डीसी होता है। अर्थात जो रेक्टिफायर से हमें डीसी प्राप्त होती है, रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने का। पर जो रेक्टिफायर के द्वारा हमें डीसी प्राप्त होती है वो शुद्ध डीसी नहीं होती, वो पल्सेटिंग डीसी होती है। तो जो कम्यूटेटर से भी जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो भी रेक्टिफाइड डीसी होता है, अर्थात पल्सेटिंग डीसी। तो इससे प्राप्त आउटपुट रेक्टिफायर डीसी होता है, रेक्टिफायर डीसी होता है। अर्थात हमें जो इसमें आउटपुट प्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, अर्थात प्लस प्लस प्लस, एक दिशा में तो प्राप्त होगा पर एक समान प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और आता है कि कम्यूटेटर में जो होता है फेज अंतराल जो होता है वो 180 डिग्री मिलता है। हमें इसमें फेज अंतर 180 डिग्री का मिलता है, 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 180 डिग्री का फेज अंतर मिल रहा है। तो कम्यूटेटर से जो प्राप्त होता है हमें फेज अंतर वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आता है दूसरा प्रकार, स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग जो है वो एसी मशीनों में प्रयुक्त होती है, स्लिप रिंग एसी मशीनों में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट आता है, इसमें भी कम्यूटेटर में तो एक चकती होती थी जिसको दो भागों में बटी होती थी, स्लिप रिंग में दो चकती होती है। तो एक होती है वो ऋणात्मक और एक होती है धनात्मक, इन दोनों से हम आउटपुट लेते हैं। तो ये जो चकती होती है, ये कह दें कि स्लिप रिंग जो होती है वो किससे बनी होती है, तो वो भी कठोर कर्षित तांबे से निर्मित होती है। तो ये भी कठोर कर्षित तांबे से निर्मित, कठोर कर्षित तांबे से निर्मित। नेक्स्ट आता है, इसमें जो फेज अंतर मिलता है, हमें इसमें जो फेज अंतर मिलता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, क्योंकि ये एसी मशीनों में प्रयुक्त होती है। और एसी मशीनों में जो हमें वेव होती है वो इस प्रकार की होती है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो इसमें फेज अंतर इस हिसाब से 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट भाग आता है हमारा कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश जो होते हैं वो छोटी मशीनों में तो कार्बन के बने होते हैं और बड़ी मशीनों में तांबे के या तांबा प्लस कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम छोटी मशीनों के लिए। तो छोटी मशीनों में ये कार्बन के बने होते हैं, कार्बन से निर्मित। और बड़ी मशीनों में ये तांबे के या तांबा प्लस कार्बन, तांबा प्लस कार्बन से या ग्रेफाइट से निर्मित होते हैं, ग्रेफाइट से निर्मित होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें जो कम्यूटेटर के ऊपर दबाव होता है वो 0.1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर से 0.25 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर होना चाहिए। अर्थात कार्बन ब्रश जो कम्यूटेटर पर दबाव डालता है वो कितना होना चाहिए, 0.1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर से 0.25 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर। तो इसका कम्यूटेटर के ऊपर दबाव अर्थात प्रेशर 0.1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर से
0.25 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में आ भी चुका है कि कम्यूटेटर का दबाव कितना होता है, तो 0.1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर से 0.25 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें कार्बन ब्रश कब बदलना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो हम देखते हैं कार्बन ब्रश हम कब कब बदलते हैं। तो या तो कार्बन ब्रश का 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग रह जाए, तब कार्बन ब्रश को हम बदल देते हैं। तो जब कार्बन ब्रश का 1/3 भाग कार्बन ब्रश का अर्थात 1/3 भाग घिस जाए, या यूँ बोलें 2/3 भाग रह जाए, 2/3 भाग रह जाए, तो इसे बदल देना चाहिए, इसे बदल देना चाहिए। तो कार्बन ब्रश का 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग रह जाने पर हम इसे बदल देते हैं। अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है कार्बन ब्रश का। तो कार्बन ब्रश का कार्य, तो कार्बन ब्रश का जो कार्य होता है वो बाह्य परिपथ को सप्लाई प्रदान करने का होता है। बाह्य परिपथ को सप्लाई प्रदान करना, सप्लाई प्रदान करना, ये किसका कार्य होता है, कार्बन ब्रश का। अब देखते हैं हम कार्बन ब्रश में जो हम कार्बन उपयोग में ले रहे हैं वो कार्बन ही क्यों लेते हैं। तो कार्बन के उपयोग का कारण, तो कार्बन का उपयोग का कारण सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीकृत नहीं होता है, कार्बन ऑक्सीकृत नहीं होता। कार्बन ऑक्सीकृत नहीं होता। और नेक्स्ट जो है बात, जो कार्बन जो होता है वो ऊष्मा का चालक होता है, कार्बन ऊष्मा का चालक होता है, अर्थात इसमें अगर ताप बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। तो एक कारण ये भी है इसका। और दूसरा जो कारण है वो ये होता है, कार्बन खुद घिस जाता है परंतु पदार्थ को, जो कम्यूटेटर होता है पदार्थ, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो कार्बन खुद घिस जाता है परंतु कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर को नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट जो बात है कार्बन का, तो ये आकृति में आसानी से परिवर्तित होता है, अर्थात इसे हम कार्बन को कोई सी भी आकृति में बना सकते हैं। तो आकृति में आसानी से परिवर्तन, आकृति में आसानी से परिवर्तन। तो हम कार्बन ब्रश में जो कार्बन का उपयोग लेते हैं, इन कारणों के कारण हम कार्बन का उपयोग करते हैं। अब एक खास बात आपको बताता हूँ जो आप नोट लगा के लिखना। तो कार्बन की जो विद्युत धारा वहन क्षमता है, जो कार्बन जो होता है कार्बन पदार्थ, उसकी विद्युत धारा वहन करने की जो क्षमता है वह 4 से 6 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर होती है। तो कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता, विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, 4 से 6 एम्पियर
प्रति सेमी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार परीक्षा में आ भी चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कार्बन की जो विद्युत धारा वहन क्षमता होती है वो 4 से 6 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर होती है। नेक्स्ट भाग आता है हमारा ब्रश लीड। ब्रश लीड अर्थात पिगटेल, इसे हम पिगटेल भी कहते हैं, पिगटेल। तो इसका कार्य क्या होता है? तो ये बाह्य परिपथ में सप्लाई प्रदान करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो बाह्य परिपथ में सप्लाई प्रदान करने के लिए, बाह्य परिपथ में सप्लाई प्रदान करने के लिए, सप्लाई प्रदान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रोकर आर्म। रोकर आर्म, तो रोकर आर्म का क्या कार्य होता है? तो ब्रश जो होते हैं ब्रश होल्डर में लगे होते हैं, और ब्रश होल्डर जो होते हैं वो रोकर आर्म में लगे होते हैं। और रोकर आर्म में जो ब्रश होल्डर रहते हैं उसे हम समायोजित कर सकते हैं। इधर इसका तनाव कितना कितना करना है वो हम रोकर आर्म की सहायता से ब्रश होल्डर को इधर उधर करके कर सकते हैं। और इसमें लंबे खांचे होते हैं, तो इसमें ब्रश के होल्डर को सेट किया जाता है, इसमें ब्रश के होल्डर को सेट किया जाता है। तथा होल्डर को समायोजित भी कर सकते हैं, तथा होल्डर को समायोजित समायोजित भी कर सकते हैं। अब इसमें जो होते हैं लंबे खांचे होते हैं, इसमें लंबे खांचे होते हैं। तो ये है हमारा रोकर आर्म। नेक्स्ट भाग आता है हमारा शाफ्ट तथा पुली। शाफ्ट तथा पुली, तो शाफ्ट और पुली जो होती है वो नरम लोहे से निर्मित होती है। ये किससे निर्मित होती है? नरम लोहे से। नरम लोहे से। अब जो शाफ्ट जो होती है उसके ऊपर हम कम्यूटेटर तथा आर्मेचर स्थापित करते हैं। शाफ्ट जो होती है उस पर कम्यूटेटर तथा आर्मेचर स्थापित किया जाता है। इन सभी भागों का आपको कार्य ही याद रखना है, इनका कार्य क्या होता है, वह इनको कैसे यूज में लिया जाता है, इनसे संबंधित ही परीक्षा में आपके पास प्रश्न होते हैं। तो इसके ऊपर कम्यूटेटर व आर्मेचर स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और शाफ्ट जो होती है वो घूर्णन करती है, और वो जो घूर्णन करती है वो बेयरिंग की सहायता से करती है। तो शाफ्ट बेयरिंग की सहायता से, बेयरिंग की सहायता से घूर्णन करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शाफ्ट के एक सिरे पर तो पुली कस दी जाती है जो टरबाइन से जुड़ी होती है। शाफ्ट के एक सिरे को हम पुली से कस देते हैं और दूसरा सिरा जो होता है जो टरबाइन से जुड़ी होती है। शाफ्ट के एक सिरे पर पुली कस दी जाती है, पुली कस दी जाती है जो टरबाइन से जुड़ी होती है, टरबाइन से
जुड़ी होती है। अर्थात घूमने वाला जो फैन होता है उसे ही हम टरबाइन कहते हैं। फैन में हम मोटर के लिए फैन होता है उसमें, और कोई भी हम जनित्र ले लें तो वो जो फैन होता है उससे घूमने से हमारे पास बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, तो उसे हम टरबाइन कहते हैं। तो टरबाइन से जुड़ी होती है। तो ये है शाफ्ट तथा पुली। नेक्स्ट भाग आता है हमारा बियरिंग। तो शाफ्ट जो होती है वो बियरिंग की सहायता से घूर्णन करती है, अर्थात डीसी मशीन में हम बियरिंग भी प्रयुक्त करते हैं। तो बियरिंग जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? तो छोटी मशीनों में जो होते हैं बियरिंग वो होते हैं ब्रश बियरिंग। छोटी मशीनों में तो ब्रश बियरिंग होते हैं, ब्रश बियरिंग। जबकि बड़ी मशीनों में बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग यूज में लिए जाते हैं। बड़ी मशीन में बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं हम बियरिंग का जो यूज है हम क्यों करते हैं। तो घूर्णन गति को तेज करने के लिए हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं। घूर्णन गति को तेज करने हेतु नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसकी घूर्णन गति तेज करते हैं और बेरिंग भी खराब नहीं होता। इसमें स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ये जो बेरिंग होते हैं वो एंड प्लेट पर शाफ्ट को घुमाने हेतु लगाते हैं। बेरिंग हम एंड प्लेट पर, एंड जो डीसी मशीन होती है उसमें जो दोनों साइडों से हम डीसी मशीन को जब बंद करते हैं तो उसमें हम जो प्लेटें काम में लेते हैं दोनों तरफ, उनको हम एंड प्लेटें कहते हैं। और एंड प्लेटों पर शाफ्ट को घुमाने के लिए हम बेरिंग लगाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बेरिंग कहाँ लगे होते हैं, तो एंड प्लेट पर। तो एंड प्लेट पर शाफ्ट को घुमाने हेतु बेरिंग लगाए जाते हैं। अब देखते हैं हम एंड प्लेट के बारे में। तो एंड प्लेट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था कि डीसी मशीन जो है उसको हम दोनों साइड से जब बंद करते हैं तो दो प्रकार की प्लेटें प्रयोग में ली जाती हैं, उन्हें एंड प्लेटें कहते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है फ्रंट एंड प्लेट और दूसरी होती है रियर एंड प्लेट। फ्रंट एंड प्लेट और दूसरी रियर एंड प्लेट। तो फ्रंट एंड प्लेट जो होती है वो कम्यूटेटर की तरफ जुड़ी होती है। जबकि रियर एंड प्लेट जो होती है वो कम्यूटेटर के विपरीत जुड़ी होती है। तो ये फ्रंट एंड प्लेट और ये है रियर एंड प्लेट। अब ये निर्मित किसकी होती है, अर्थात ये बनाई किसकी जाती है? तो ये जो बनी होती है वो ढलवे लोहे की बनी होती है। तो ढलवे लोहे से निर्मित। ढलवे लोहे को हम कास्ट आयरन बोलते हैं। तो मशीनों को दोनों तरफ से ढकने हेतु प्रयुक्त की जाती है।
दोनों तरफ से, दोनों तरफ से ढकने हेतु प्रयुक्त, ढकने हेतु प्रयुक्त की जाती है। अब जो एंड प्लेट होती है उनमें छिद्र होते हैं जिससे मशीन की ऊष्मा बाहर निकल सके। तो इसमें छिद्र होते हैं जिससे मशीन की ऊष्मा बाहर निकल सके, मशीन की ऊष्मा बाहर निकल सके। तो यह है एंड प्लेट। नेक्स्ट भाग आता है हमारा कूलिंग फैन। कूलिंग फैन, तो कूलिंग फैन जो होता है वो डीसी मशीनों में प्रयुक्त किया जाता है। तो कूलिंग फैन का कार्य क्या होता है और ये किससे निर्मित होता है? ये ढलवे लोहे से निर्मित होता है, ढलवे लोहे से निर्मित। नेक्स्ट आता है ये कम्यूटेटर के विपरीत तरफ जोड़ा जाता है, अर्थात कम्यूटेटर की तरफ हम रियर एंड प्लेट जोड़ते हैं और कम्यूटेटर के विपरीत की तरफ हम रियर एंड प्लेट जोड़ते हैं और उसी की तरफ ये कूलिंग फैन भी लगा होता है। अर्थात आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कूलिंग फैन को हम किस प्लेट की तरफ जोड़ते हैं, तो उसका आंसर रहेगा रियर एंड प्लेट। तो इसे कम्यूटेटर के विपरीत, कम्यूटेटर के विपरीत जोड़ा जाता है, विपरीत जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका हम उपयोग किस लिए करते हैं। कूलिंग फैन का हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि मशीन की ऊष्मा को हम बाहर निकाल सकें या उसे हम ठंडा रख सकें। तो मशीन को ठंडा रखने हेतु, मशीन को ठंडा रखने हेतु, ठंडा रखने हेतु हम कूलिंग फैन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट भाग आता है हमारा बेड प्लेट। बेड प्लेट, तो बेड प्लेट जो होती है वो क्या होती है? तो ये वो भाग है जिस पर डीसी मशीन जो होती है वो ठहरती है, अर्थात डीसी मशीन का जो आधार होता है वो बेड प्लेट कहलाता है। अर्थात इसके ऊपर, इसके ऊपर मशीन ठहरती है, मशीन ठहरती है। ये किससे निर्मित होती है? तो ये ढलवे लोहे से निर्मित होती है, ढलवे लोहे से निर्मित अर्थात कास्ट आयरन से निर्मित। तो इसे हम फाउंडेशन पर बोल्ट की सहायता से कसते हैं। बेड प्लेट जो होती है उसे हम फाउंडेशन जो होता है जिस पर हमको किसी डीसी मशीन को रखना है उसको हम इसकी सहायता से नट बोल्टों की सहायता से कसते हैं। तो फाउंडेशन पर, फाउंडेशन पर बोल्ट की सहायता से, बोल्ट की सहायता से कसा जाता है, कसा जाता है। किसे कसा जाता है? बेड प्लेट को। नेक्स्ट आता है हमारा आई बोल्ट। तो आई बोल्ट क्या होता है? यह मशीन को उठाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, अर्थात ये जो डीसी मशीनों के ऊपर जो एक हुक की तरह बना हुआ होता है उसे हम आई बोल्ट कहते हैं और ये मशीन को उठाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये एक गोल छिद्र होता है, तो मशीन को उठाने, उठाने हेतु प्रयुक्त होता है। ये क्या होता है? ये एक गोल छिद्र होता है, ये गोल छिद्र होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, तो टर्मिनल बॉक्स क्या होता है?
तो यह वह बॉक्स है जहाँ पर विद्युत तारों का बाह्य परिपथ व आंतरिक परिपथ जुड़ा होता है। तो डीसी मशीन का जो बाह्य परिपथ होता है जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं, वह डीसी मशीन में जिसमें हम सप्लाई ले रहे हैं आंतरिक भाग, तो आंतरिक भाग तथा बाह्य परिपथ तथा आंतरिक परिपथ जिस बॉक्स पर जुड़ा होता है वह टर्मिनल बॉक्स होता है। तो वह बॉक्स जहाँ पर विद्युत तारों का बाह्य परिपथ व आंतरिक परिपथ जुड़ा होता है, वह बॉक्स क्या कहलाता है? टर्मिनल बॉक्स। इसके साथ हमने डीसी मशीन की संरचना के सभी भाग देखे हैं कि डीसी मशीन की जो संरचना है, डीसी मशीन जो होती है वह किन किन भाग से मिलकर बनी होती है, जिनमें हमने आर्मेचर, स्टेटर, योक, बॉडी, फील्ड पोल आदि के बारे में देखा है। और यहाँ इस भाग में हमने टर्मिनल बॉक्स वगैरह, प्लेट, एंड प्लेट, फ्रंट एंड प्लेट, रियर एंड प्लेट आदि के बारे में देखा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर दिष्ट धारा मशीन समाप्त होता है। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।